गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। लेसन 1 कंप्लीट हो चुका था, आत्म परिचय। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ पतंग। आलोक धनवा की रचना है पतंग। आलोक धनवा के बारे में आपको पता ही है। आलोक धनवा का जन्म अब मैंने आपको मैसेज दे दिया है, उस पर आप देख लीजिएगा। आगे पढ़ा रही हूँ, उसके बारे में सुनिए। पाठ का नाम है पतंग। आलोक धनवा जी ने पहले में संदेश दिया क्या है, प्रकृति के बारे में। इसमें अगर प्रसंग के बारे में बात किया जाए तो प्रसंग में आप इस तरह से कह सकते हैं कि यह प्रकृति से सौंदर्य का अनुभूत मिश्रण है और साथ साथ में ये बच्चों के लिए है। मतलब कि ये बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए है। पतंग का टाइम आ जाता है तो बच्चे कितना उत्साह में हो जाते हैं और कितने उत्साह में होकर पतंग उड़ाने के लिए ललायित रहते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। बच्चे पतंग के चक्कर में अपना क्या क्या भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड ऐसे जो हैं वो हिंदी हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है भादो, सावन, शरद, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि क्या होता है, हिंदी का महीना क्या होता है, इंग्लिश का महीना क्या होता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले हम बता दें, ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं, आपको पता ही है। तो और ऋतुएं तो 6 होती हैं। महीने में जो पक्ष होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जो होता है वो अंधेरी रात होती है वो कृष्ण पक्ष में आता है, और जो चांदनी वाली रात होती है वह शुक्ल पक्ष होता है। तो ये 2 पक्ष हो जाते हैं। 2 पक्ष हिंदी का होता है। उसके बाद से फिर हिंदी का महीना होता है। हिंदी का भी 12 महीना होता है। मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, हिंदी के महीनों के बारे में बताया था, वो क्या क्या उनके नाम है। तो किसको किसको पता है वो नाम। ये हमारा आपकी तरफ, मतलब मेरी तरफ से ये आपका होमवर्क होगा। आप हिंदी के 12 महीने हमें लिख के दिखाएंगे, क्रम वाइज लिख के दिखाएंगे। तो आपको यहाँ हम बता दें, चैत्र से स्टार्ट होता है हमारा नया साल। हिंदी का पंचांग जो होता है, नया साल स्टार्ट होता है चैत्र से। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस और माघ, ये 12 महीने होते हैं। स्टार्टिंग जो चैत्र होता है वो हमारा हिंदी महीना चैत्र से स्टार्ट होता है, लेकिन इंग्लिश का महीना उस टाइम में कौन सा चल रहा होता है, अप्रैल चल रहा होता है, ठीक है। और लास्ट मंथ हम लोग का क्या होता है, फागुन क्या होता है, होली का टाइम होता है। और वह नए हिंदी का जो महीना तो फागुन होता है, लेकिन जो इंग्लिश का महीना होता है वो मार्च होता है। समझ में आया ना। तो आते हैं पाठ पे, फोकस करते हैं। इस पाठ में बताने की कोशिश किया गया, सबसे तेज बौछारें गईं, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीली इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पहला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानें उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ये आपकी कविता है। अब इस कविता का जो अर्थ है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे तेज बौछारें गई, इसका आपको बता दूं कि जो वर्षा ऋतु होती है वह कौन सा महीना होता है, सावन और भादो। सावन में रिमझिम फुहार होती है, और भादो जो होता है वो घनघोर बारिश होती है, उसमें घनघोर बारिश होती है। उस बारिश के मौसम में वो उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। उस बारिश के विषय में आपको पता है भादो में किसने जन्म लिया था, भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण भादो में ही जन्म लिए, काली अंधियारी रात में वो आए थे, जन्म लिए थे। तो सबसे तेज बौछारें गई, कवि कह रहा है, कवि आलोक धनवा जी कह रहे हैं सबसे तेज बौछारें गई, मतलब भादो सबसे तेज बौछारें गई, जो रिमझिम वाली फुहार होती है सावन, वो चला गया। ये प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सावन चला गया, भादो भी आया और चला गया, मतलब वर्षा ऋतु खत्म होने को है। बहुत तेज बारिश हुई और वो काली अंधियारी रात खत्म होने को है। अब ऐसा एहसास हो रहा है कवि को, अब सवेरा होने वाला है, मतलब वर्षा ऋतु खत्म हो गया। जब वर्षा ऋतु खत्म होगा, आसमान स्वच्छ होगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाएगी, तो मौसम कितना खुशनुमा हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि वर्षा ऋतु खत्म होने वाली है और शरद ऋतु का प्रारंभ होने वाला है। शरद ऋतु का प्रारंभ होने वाला है।
तो जब शरद ऋतु का प्रारंभ होने वाला है तो यही कह रहा है कि आसमान कितना साफ है। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं बता दूँ, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। मतलब सावन भी बीत गया, भादो भी बीत गया, यानी वर्षा ऋतु बीत गई। अब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और ये जो शरद ऋतु का आगमन कैसा हो रहा है, इसकी धूप कैसी है, खरगोश की आंखों जैसा। खरगोश की आंखें जैसे क्या होती है, खरगोश एकदम वाइट वाइट होता है, और खरगोश की आंखें क्या होती हैं, एकदम कैसे होती हैं, खरगोश की आंखें कैसी होती है, एकदम लाल। तो उस लाल जो धूप निकल रही है, शरद ऋतु का जो धूप निकलता है ना, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खरगोश की वो आंखें हैं, इतनी चमकदार धूप है, इतनी शाइनिंग वाली धूप है कि कभी को ऐसा लग रहा है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हो रहा है। यहाँ पे कौन सा किया गया मानवीकरण अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। कभी को ऐसा लगता है ये जो शरद ऋतु आई है, शरद यानी कि ठंड का मौसम जो आया है, यह लग रहा है कि सारे ऋतुओं को पार करके आया है, वर्षा ऋतु को पार करते हुए आया है। और ये मौसम बहुत ही सुहाना है, खुशनुमा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कवि को एहसास, यहाँ मानवीकरण किया गया है, कवि को एहसास हो रहा है कि जो शरद ऋतु आया है, यह हम जो साइकिल की तरह तेज, मतलब इसकी धूप जो है इतनी उजली है, इतनी निखरी है कि छोटी साइकिल, जो नई साइकिल होती है, वो चमचमाती रहती है। वैसे ही धूप का आगमन हो रहा है, मतलब सूर्य का आगमन हो रहा है। और सूर्य की जो लाल किरणें होती हैं वो पीली में, और पीली से बहुत ही तेज किरणें बिखर रही हैं पृथ्वी पर। और यह मौसम, यह वातावरण, यह प्रकृति कवि को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और जैसे लग रहा है शरद ऋतु इतनी तेज से आ रही है, मतलब शरद ऋतु का आगमन इतना अच्छा से हो रहा है कि चारों तरफ हरियाली है, प्रकृति की छटा बहुत ही मनोहारी है। सारे लोग एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से मतलब खिलखिला रहे हैं। सारी धूल मिट्टी है, वर्षा से दब गई है, ख़त्म हो गई है, फूल पत्तियाँ एकदम साफ साफ नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें कवि को जो होता है बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कह रहा है कि अपनी नई चमकीली तेज़ साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये जो धूप है, उजली धूप है, ये किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो इतनी उजली है कि बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। बच्चे इस मौसम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और उनके खुशी होने का कारण क्या है वो आगे देखेंगे आप। पतंग उड़ाने वाले बच्चों को, झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना खुशनुमा मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति ऐसा कर रहा है, मौसम इतना सुहाना हो गया है, हरियाली आ गई है, चारों तरफ धूप खिल गया है। और इस धूप में, खिलखिलाते हुए धूप में, ऐसे लग रहा है कि घंटी बजाते हुए सूर्य की किरणें बच्चों को ये बुलाने का प्रयास कर रही है कि बच्चों आओ, देखो, आंगन में आ जाओ, अपने मैदान में आ जाओ, देखो पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है। समझ में आया ना, पतंग उड़ाने का मौसम आ गया है और बच्चों को इशारा कर रहा है, ऐसा कवि कह रहे हैं। ये प्रकृति बच्चों को इशारा कर रहा है कि अब ये जो पतंग उड़ाने का टाइम जो होता है वो आ गया, समय आ गया है। दूसरा है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे पतला कागज़ उड़ सके। आपको पता है कि सबसे पतली कागज़ कौन है? पतंगी कागज़। आप सबको पता होगा, पतंगी कागज़ सबसे पतला होता है। तो अब पतंग जब पतला होता है, हल्का होता है, तभी तो आसमान में उड़ता है ना। तो यही चीज़ें बताया गया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन कागज़ क्या होता है? पतंग होता है। और बच्चों को रंगीन चीज़ें तो बहुत भाती हैं, कलरफुल पतंग बच्चों को आपने देखा होगा, आप भी उड़ाते होगे। तो पतंग कितनी रंग बिरंगी उड़ती हैं, कोई अब तो तरह तरह के पतंग चल गए हैं, कोई बहुत सारे फेवरेट स्टार के साथ वो मतलब उसमें होता है ना, सीन होता है, उसको उड़ाते हैं लोग। कुछ लोग उस पर लिख के, कुछ लोग पैगाम लिख के भेजते हैं, कुछ लोग उस पर शायरी वगैरह कुछ लिख के उड़ाते हैं। सबका अपना अपना उड़ाने का तरीका होता है। तो उस तरह से रंग बिरंगी ये जो पतंगे जब आसमान में उड़ती है तो बड़े मतलब बच्चों को क्या, बड़े बूढ़ों को भी ये बहुत अच्छा लगता है, ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। लोग दूर दृष्टि देखते रहते हैं, उस पतंग को देखते रहते हैं, कौन पतंग कट रही है, कैसे कट रही है। तो सोचो जब बूढ़ों को या जवानों को इस तरह से अच्छा लगता है तो बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा। तो आइए बुक में, आकाश को इतना मुलायम बनाते पतंग ऊपर उड़ सके। अब जो पतंग की डोर होती है, बच्चे अपना डोर और क्या होता है वो सब ले लेते हैं, पतंग का वो धागा वगैरह सब ले लेते हैं, मांझा वगैरह ले लेते हैं, और फील्ड में, इन मैदान में या फिर आंगन में आ जाते हैं और अपने पतंग को उड़ाते हैं। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत ही
ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ये जो खुशी होती है ना वो और चीज़ों से नहीं मिलती जितनी खुशी उनको पतंग को देखकर, पतंग को उड़ाते हुए मिलती है। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ें वो उड़ाते हैं पतंग के रूप में। बांस की सबसे पतली कमानी, आपने देखा होगा पतंग जो उड़ती है ना, पतंग में एक पतली सी बांस होती है, वो पीछे ऐसे कमानी की तरह बनाई, कमानी में से धनुष का जो ऐसे होता है ना उस तरह से, तो उस तरह से वो बनाते हैं और उसमें वो लगाते हैं, फिर उसमें हल्का सा छिद्र किया जाता है, छेद किया जाता है, धागा उसमें पिरोया जाता है और वो मांझा होता है ना कुछ ऐसे लपेटने के लिए, उस तरह से वो बना के उसको ऊपर तक उड़ाते हैं। और उसके बाद जब पतंग उड़ने लगती है ना तो शुरू हो जाती है सीटियों, कलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तितलियाँ यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? बच्चों के लिए कहा गया है। अब जब आसमां में रंग बिरंगी पतंग जो होती है उड़ती है तो बच्चों के मनोभाव की बातें यहाँ पे की नहीं जा सकती। बच्चे कितने वेग से, कितने प्रसन्न होते हैं, कितने खुश होते हैं। और किलकारियाँ, काटो, कटारो, क्या कुछ बोला जाता है ना, कुछ ऐसे बोल बोल के बच्चे आनंद में अपने आप को सरोबार कर लेते हैं। आया समझ में? पहला तो ऐसे समाप्त हो जाता है आपका। तो इसमें आपको पता ही है काव्यगत विशेषता कैसे लिखनी है, किस तरह से लिखनी है। पहले में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया था और साथ साथ में बच्चों को बुलाने का इशारा किया गया था। मतलब मौसम इतना खुशनुमा है तो कवि कह रहा है कि बच्चों के पतंग उड़ाने का समय आ गया है और बच्चे अपने अपने डोर, कमानी से पतंग को बांध के आकाश में उड़ा रहे हैं, किलकारियों से अपने आप का मनोरंजन कर रहे हैं। दूसरे में दिया है, जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं वे छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पिंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पे बताया गया है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पे बच्चों को एक तरह से कपास की तुलना की गई, मतलब बच्चों की तुलना किससे की गई है? कपास की। अब जहाँ तुलनात्मक वर्णन होता है वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार हो गया। तो बच्चों की तुलना किससे की गई है? कपास। आप कपास जानते हो कपास क्या होता है? कपास मीन्स रुई। आप जानते हो रुई का जो रुई जिस वृक्ष पे लगता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। और और इसको जोड़ इसलिए दिया गया है, ऐसे जोड़ दिया गया है, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो सबसे पहले उसको शहद या फिर दूध जो होता है उस रुई के फाहे से बच्चे के मुंह में डाला जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत नाजुक होता है, बहुत मुलायम कोमल होता है, तो वो चम्मच से उसे नहीं पिला सकते हैं। तो अब तो आधुनिकता आ गई है, अब लोग चम्मच से पिला रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा क्या होता था? ऐसा नहीं होता। तो वो रुई से उसके बच्चे को बूंद बूंद डाला जाता था, बच्चा उससे थोड़ा सा नमी पाता था और वो दूध पीता था। तो जन्म से ही जुड़ जाता है कपास, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वह कपास यानी रुई से जुड़ जाता है। तो रुई बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए बच्चे को भी सॉफ्टनेस आ जाती है। बच्चा भी बहुत मासूम होता है, बहुत कोमल होता है, मुलायम होता है, तो इसकी तुलना कपास से की गई है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और अपने पैरों को जमीन पर रखता है, पहली बार चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो लगता है कि वो पूरी पृथ्वी को नाप लेगा। अब पृथ्वी भी बड़ी खुश हो जाती है, पृथ्वी भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है मैं पूरा पृथ्वी नाप लिया। वो धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते अपने आप को संतुलन बिगाड़ लेता है, गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो दौड़ने का प्रयास करता है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और ये बच्चा जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब पतंग को लेकर उड़ता है, दौड़ता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल 7 साल के बच्चे को देखा आपने पतंग उड़ाते हुए, आप लोगों की नकल करते होंगे, वो भी पतंग उड़ाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जब दौड़ते हैं तो ये इनको डर नहीं रहता है, बिल्कुल डर नहीं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, इनको देखते ही लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, छतों की तरफ, जैसे आप देखते हैं ना आपकी नकल करके, ये भी दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उड़ाते हैं पतंग। तो ये छतों को नरम बनाते हुए, इनको एहसास लगता है कि छतें बहुत नरम है, कठोर नहीं है, और छतों को ये नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरफ बजाते हुए चारों दिशाओं में जब ये दौड़ते हैं, जब खिलखिलाते हैं, तो जैसे एहसास क्या होता है, मृदंग बज रहा है। मृदंग मीन्स क्या होता है? एक बाजा है। मृदंग एक संगीत का वाद्य यंत्र है, ये बाजा है, इस तरह से बजाया जाता है। तो बच्चों की आवाज़, बच्चों की किलकारियाँ, बच्चों की हंसी चारों दिशाओं में गूंज जाती है मृदंग की तरह, है ना? तो अच्छा लगता है।
तो जब वे मृदंग की तरफ बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, जब वो अपने पैरों को, पेंग मीन्स होता है ना ऐसे, मतलब वो झूला आपने देखा होगा, झूला पे पेंग डाल जाता है ना, ऐसे फिर ऐसे ऐसे होता है। तो उस तरह से यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बच्चे जब अपने पतंग के डोर को खींचे होते हैं, कभी बाहर ऊपर नहीं होता, पहले आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, वैसे ही बच्चा जो उस डोर की पतंग को बांधे रहता है, पतंग की हवाओं को की तरफ ले जाता है, तब वो कभी कभी ऊपर आगे पीछे उसके पैर होते रहते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा कवि को अच्छा लगता है। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, वो तो यहाँ तक कर देते हैं कि पतंग जब उड़ाते हैं तो उन्हें होशो हवास नहीं रहता है, और वह छत की एकदम जो छोर होता है, जो दीवार होती है, एक तरह से जो बॉर्डर होता है, उस रेलिंग जिसे बोला जाता है, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं अपने पतंग को समेटने के लिए, अपनी पतंग को मतलब पकड़ने के लिए ललायत रहते हैं। उनकी पतंग, मतलब पतंग इधर उधर उड़ती है तो वो वहाँ तक चले जाते हैं, उन्हें जरा भी डर नहीं रहता है। उस समय गिरने से बचाता उन्हें सिर्फ उनको रोमांचित शरीर का ही संगीत। और उस टाइम में जब वो छोर के किनारे, मतलब वो रेलिंग तक पहुँच जाते हैं, तो अचानक ही उनके कदम वो होते आते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, और वो अपने आप को समेट लेते हैं। लेकिन फिर भी वो समेट तो लेते हैं, लेकिन उनका दिलो दिमाग कहाँ पे रहता है? उस पतंग के ऊपर रहता है। वो पतंग कहीं उनका कोई काट न दे, कहीं उनकी पतंग क्या सबसे ऊंचाई पे उड़ रही है, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जब वो खुश होते हैं तो सारे लोग उनको देख देख के और भी रोमांचित होते हैं। पतंगों की धड़धड़ाती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती है मौज एक धागे के सहारे। पतंग जो होती है बच्चे को गिरने नहीं देती है। पतंग की जो पतली सी डोर होती है ना, उसे बांधे रहती है। अब पता है इससे ये प्रतीक होता है, इससे ये लगता है कि हमें कोई ना कोई डोर बांधे रहती है। हम संस्कार में हों, चाहे हम संस्कारों से सीखें, शिष्टाचारों से सीखें, कोई ना कोई ऐसी डोर होती है जो हमें गलत कार्य करने से रोकती है। तो वैसे ही पतंगों के सहारे बच्चे अपने आप को रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मैं सेफ हूँ, उन्हें एक सहारा मिल जाता है। तो एक धागे के सहारे पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। वो अपने आप को उस धागे के सहारे में बना लेते हैं, मतलब संभाल लेते हैं। ऊंचाई तक पतंग उड़ती है, उसे देखते हैं, लेकिन फिर भी वो नीचे देखते देखते अपने पतंगों को भी बहुत ऊंचे ले जाते हैं, अपने डोर के सहारे उन्हें संभाले रहते हैं, और पतंग भी अपने डोर के सहारे उन्हें संभाले रहती है। तो ये दूसरा आपका समाप्त होता है। तीसरे में आपको बताया गया है कि तीसरे में ये है कि कवि कहता है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि फिर यहाँ पे कवि धनवा जी कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं, बच्चे आपने देखा होगा पतंग उड़ाते उड़ाते अधिकतर बच्चे गिर जाते हैं, उनको ख्याल नहीं रहता, चोट चपेट लग जाती है। लेकिन क्या होता है ना, वो चोट चपेट की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता है? पतंग दिखाई देता है। तो अगर वे कभी गिर भी जाते हैं तो तुरंत वो अपने आप को बचा लेते हैं, संभल जाते हैं। चोट लग भी जाती है ना, लेकिन वो उस धुन में सवार होते हैं, पतंग उड़ाने की धुन के सवार होता है उनके ऊपर, तो इसलिए उन्हें चोट की भी परवाह नहीं होती है। और इस तरह से जो चोट लग जाती है और वो बच भी जाते हैं ना, तो और भी ज़्यादा निडरता से पतंग उड़ाने लगते हैं, निडर हो जाते हैं, सुनहरे सूरज के सामने आ जाते हैं, और कभी कभी कड़ी धूप में भी वो पतंगे उड़ाने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, मैं निडर हो गया हूँ, मैं आसानी से पतंग उड़ा सकता हूँ, मुझे चोट का डर नहीं है, मुझे और हर सारी चीज़ों का डर नहीं है। पृथ्वी और भी तेज़ से घूमते आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और ऐसा कभी को एहसास होता है जब वो दौड़ते हैं, घूमते हैं यहाँ से वहाँ, अपने पतंगों को कभी कभी डोर होता है ना, उसको जल्दी जल्दी खींचने लगते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो ऊपर जाता है। तो इस तरह से जब वो करते हैं ना, तो बच्चे पूरा यहाँ से लेके कहाँ तक, बहुत दूर दूर तक उसको दौड़ते हैं, घूमते, उसको पकड़ते हैं, फिर उसको लपेटते हैं मांझा में, क्या होता है ना उसका, वो मांझा होता है, उसमें लपेटते हैं ताकि पतंग बहुत दूर तक ऊंचाई तक जाए, लेकिन उसे कोई काटे ना। अगर किसी का कट जाता है तो कटारों कटारों की धुन आती है। इस पर पृथ्वी, कवि को ऐसा लगता है कि बच्चे अपने पतंगों की धुन में पृथ्वी को नाप लेते हैं, पूरी पृथ्वी को घूम लेते हैं। तो समझ में आया। आज ये छोटा सा है पद्य, इसमें आलोक धनिया ने पतंग के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास किया है कि बच्चे पतंग कपास की तरह होते हैं, कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, इनकी उमंगें बड़ी तेज होती हैं, इनके वेग बहुत तेज होते हैं, ये अपने उमंग के चक्कर में, उत्साह के चक्कर में रोमांचित हो जाते हैं। और ये किसी को, मतलब ये एक सहारे की आवश्यकता तो होती है, लेकिन अगर वो सहारा इनको अच्छा मिल जाए, वो सहारा इन्हें
अच्छे से प्रदान की जाए, वो सहारा इन्हें अच्छे से ऊपर बढ़ाने के लिए इनकी चाहत पैदा की जाए, इनके अंदर संस्कार डाले जाएँ अच्छे, तो बच्चे बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। आया समझ में? तो आप इसका क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। लेसन 2 समाप्त होता है। क्वेश्चन में आपको बता दें कि मान लीजिए आलोक धनवा कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कौन कौन से अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था, रंग बिरंगी बांस क्या होता है, कमानी क्या होता है, पतंग सबसे पतला कागज़ क्या होता है। कवि दूसरे ऋतु में मतलब कहना चाहता है कि शरद ऋतु क्या है, शरद ऋतु का आगमन मीन्स क्या होता है, पहले दोहे में किसके बारे में बताया गया है। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का कैसे चित्रण किया है, इसमें कौन कौन सा अलंकार हो सकता है, इसमें कौन कौन सी बोली मिश्रित हो सकती है, ऋतुएं कितनी होते हैं, महीने हिंदी महीने में कौन कौन सा महीना होता है, 12 महीनों के क्रम से नाम लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, जान लीजिए। जो चीज़ें नहीं आ रहा है वो व्हाट्सएप के जरिए फ़ोन करके हमसे पूछ लीजिए, मैं आपको समझा दूँगी। ओके, बाय।